हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। दुनिया में लालची लोग भरे हुए हैं, पर लालच किस हद तक जा चुकी है वो आज इस मूवी में हम आपको दिखाएंगे। मूवी का नाम तुम्बाड है। ऐसी मूवी कभी कभी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें एक देवी। उस देवी के एक हाथ में अनाज होता है तो दूसरे हाथ में दौलत होती है, और उस देवी की कोख को पृथ्वी कहा गया है। उस देवी ने बहुत से देवी देवताओं को जन्म दिया है और उसमें से इंसान भी है। पर उस देवी को अपने पहले पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार होता है और उस पुत्र का नाम हस्तर होता है। हस्तर जब बड़ा होता है तो उसको लालच हो जाती है, लालच पैसे की और अनाज की। हस्तर अपनी लालच से उस दौलत को अपने कब्जे में कर लेता है। हस्तर जैसे ही अनाज की तरफ बढ़ता है, हस्तर के भाई बहन जो देवी देवता होते हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो लोग हस्तर को दूर कर देते हैं अनाज से। फिर हस्तर के भाई बहन हस्तर को मारने का प्लान कर लेते हैं, और जैसे ही हस्तर को वो मारने चलते हैं तो उसकी माँ जो हस्तर को बहुत चाहती थी वो उसको बचा लेती है। फिर हस्तर को वो लोग एक श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा दौलत रहेगी पर अनाज के लिए तुम भूखे मरोगे। फिर हस्तर की माँ उसको अपने कोख में ही रख लेती है। हस्तर की माँ हस्तर से बोलती है तुम्हारी लालच की वजह से तुमको कभी नहीं पूजा जाएगा, ना तुमको कोई पहचानेगा। हस्तर फिर उसी कोख में कैद हो जाता है। पर उस गाँव में जहाँ पूर्ति की देवी थी वहाँ के लोग हस्तर को पूजने लगते हैं और उसका मंदिर बना देते हैं। ये बात जब देवी देवताओं को पता चलती है तो उस गाँव में भी श्राप हो जाता है। श्राप ये होता है कि हमेशा उस गांव में बारिश होगी और वो बारिश कभी नहीं रुकेगी। हमें दिखाया जाता है एक महल। वो महल एक बाड़ा होता है और उस महल को सरकार का बाड़ा कहा जाता है। वहाँ एक औरत लाल साड़ी में अंदर आती है और अंदर बैठे जो बुजुर्ग इंसान है वो एक पंडित है। उनको सब सरकार बोलते हैं। इसी वजह से उस महल को पूरे गाँव के लोग सरकार का महल बोलते हैं। और वो औरत उस इंसान से बोलती है कि मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। सरकार उस औरत से बोलता है सोने का सिक्का ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए तुमको अपनी आत्मा गिरवी रखनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दो बच्चों को। वो बच्चे लाल साड़ी वाली औरत के होते हैं। बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है। ये दोनों लड़के उस महल के बाहर बैठे होते हैं और अपनी माँ का इंतजार करते हैं। दरअसल हमेशा उनकी माँ उस महल जाया करती थी, पर आज देर हो चुकी है। इस वजह से दोनों भाई आपस में बात करते हैं और बोलते हैं दादी को आज खाना कौन देगा। और ये बात करते हुए वो दोनों डर रहे होते हैं। दरअसल उनके घर में एक बूढ़ी औरत है, वो उनको दादी कहते हैं, और वो औरत सालों से जिंदा है, वो मर नहीं सकती। और वो औरत को खाना ना मिला तो वो इंसान खाने लगेगी। इस वजह से वो बच्चे डरते हैं उससे। और वो औरत कोई आम इंसान नहीं, वो इंसान ही नहीं होती। दरअसल उस औरत के ऊपर श्राप होता है। ये श्राप उस औरत को कैसे मिला ये आगे मैं बताऊंगा। फिर हम देखते हैं वो बच्चे ताला खोल के उस घर के अंदर चले जाते हैं, और जैसे वो अंदर जाते हैं उतने में उनकी माँ आ जाती है। बोलती तुम लोग क्या करने जा रहे थे। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं दादी को खाना देने जा रहा था। तो उसकी माँ बोलती है ऐसा कभी मत करना, और खाना लेके उसकी माँ दादी की तरफ निकल जाती है। इससे पहले उस औरत का बड़ा बेटा विनायक राव अपनी माँ से बोलता है माँ क्या आपको आज सोने का सिक्का नहीं मिला। उसकी माँ जवाब नहीं देती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सरकार की आखिरी सांस चल रही है और सरकार मर जाते हैं। फिर वो लोग सरकार का अंतिम संस्कार करते हैं, और वो औरत अपने बच्चों से बोलती है कि अब इस गाँव में हम लोग नहीं रहेंगे, और अपने दोनों बच्चों को लेके वहाँ से निकलने लगती है। उस टाइम कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलता था। ये कहानी बहुत साल पहले की हो रही है। हमें दिखाते हैं कि उसका छोटा बेटा सदाशिव राव एक पेड़ में खड़ा होता है और पता नहीं कैसे वो जमीन में गिरता है और उसके बहुत गंभीर चोट लग जाती है। ये सब बड़ा बेटा विनायक राव देखता है तो अपनी माँ के पास दौड़ते हुए जाता है। माँ परेशान होकर अपने छोटे बेटे को एक वैद्य के पास ले जाती है। तो बड़ा बेटा विनायक राव अपनी माँ से बोलता है अगर दादी को भूख लगी तो क्या करना है। तो उसकी माँ बोलती है कि अपने दादी को तो खाना दे देना, और तेरी दादी कुछ भी मांगे तो उससे बोल देना सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। विनायक राव ऐसा ही करता है। वो अपनी दादी के लिए खाना लेके जाता है तो उसकी दादी बोलती है क्या तुझे खजाना चाहिए। तो विनायक राव बहुत लालच में आके अपनी दादी के पीछे चला जाता है, और विनायक राव अपनी दादी के कमरे में खड़ा होके दादी की तरफ देखने लगता है। तो दादी विनायक राव से बोलती है पूरा खजाना सरकार के बाड़े में है। विनायक राव अपनी दादी की बात सुन ही रहा होता है, उतने में उसकी दादी उस पर हमला कर देती है और उसको जान से मारने की कोशिश करती हैं। खैर ये सब ना होता अगर विनायक राव को वो बात याद होती। उसकी माँ ने कहा था दादी जब कुछ मांगे तो बोल देना, दादी सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। दादी विनायक राव को बहुत मारती है और खाने की कोशिश करती है। दादी विनायक राव से बोलती है आज मेरी भूख शांत होगी। विनायक राव को अचानक अपनी माँ की कही बात याद आ जाती है। विनायक राव बोलता है दादी सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा, और दादी सो जाती है। खैर उसके बाद विनायक राव की माँ आती है और विनायक राव को देखती है तो विनायक
विनायक राव के चोट लगी थी तो उसकी माँ बोलती क्या हुआ, तो विनायक राव बताता है माँ दादी ने मेरे ऊपर हमला किया। विनायक राव फिर अपनी माँ से बोलता है माँ मेरा छोटा भाई कहाँ है, तो उसकी माँ ये बात सुन के बहुत रोने लगती है। दरअसल उसका छोटा भाई अब मर चुका है। ये बात अपने बेटे को बता के वो और रोने लगती है। फिर उसकी माँ एक फैसला करती है, सूरज निकलने से पहले वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वहाँ अपने बड़े बेटे को लेके शहर की तरफ निकल जाती है एक नाव से। तभी विनायक राव अपनी माँ से पूछता है आखिर माँ वो सोना कहाँ है, मुझे बताओ वो सोना है कहाँ। तभी विनायक राव की माँ गुस्सा होके विनायक राव को एक सोने का सिक्का देती है और बोलती है ले केवल यही एक सोने का सिक्का बचा है। विनायक राव के मन में अब लालच आ गई है। वो लालची मन से बोलता है माँ वो सिक्का और वो खजाना है कहाँ, पर उसकी माँ बोलती है बस अब यही है और मेरी कसम खा अब दोबारा तो तुम्बाड कभी नहीं आएगा। क्योंकि विनायक राव की माँ एक बहुत बड़ी लालची औरत थी और वो लालच की वजह से अपने बेटे को खो चुकी थी। उसने लालच की कीमत बहुत बड़ी अदा करी। इस वजह से वो जान चुकी थी कि लालच की कीमत बहुत बड़ी होती है और विनायक राव को वो यही समझाती है। फिर हम देखते हैं 15 साल बाद विनायक राव फिर से अपने गाँव आया है तुम्बाड। दरअसल उसके मन में अभी भी लालच है उस सोने के सिक्के की और वो खजाना जो उसकी दादी ने कहीं छुपाया है पर वो उसको बताया नहीं उसने। फिर विनायक राव अपने पुराने घर जाता है। विनायक राव देखता है कि उसके पूरे घर में पेड़ निकले हुए हैं और जड़े हैं। विनायक राव एक कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी दादी अभी भी जिंदा है पर वो बूढ़ी औरत एक पेड़ में बदल चुकी है, पर उसका दिल और सर अभी भी जिंदा है। दिल धड़कता हुआ विनायक राव देखता है और चौंक जाता है। फिर दादी से वो बोलता है दादी वो खजाना मुझे बता दो तो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तब दादी बोलती है अब वो सोना मेरे काम का नहीं, मुझे तो बस इस जिंदगी से मुक्ति चाहिए। तो विनायक राव के दिमाग में एक प्लान आता है। दादी से बोलता है दादी मुझे सोने का पता बताओ और मैं तुम्हें इस जिंदगी से मुक्ति दे दूंगा। दादी विनायक राव को बताती है मैं अपनी जवानी में कुएं में उतरने में बहुत माहिर थी। फिर विनायक राव को अपनी दादी के बातों से पता चलता है कि खजाना कुएं में है और वो कुआं कहीं और नहीं उसी महल में है जहाँ सरकार रहा करते थे। विनायक राव सरकार के महल जाके उस कुएं को भी ढूंढ लेता है और विनायक राव अच्छे से कई दिन लग के कुएं में उतरने की प्रैक्टिस कर लेता है। पर विनायक राव को ये नहीं पता होता कि सोना लाना तो लाना कैसे है उस कुएं से। तभी विनायक राव अपनी दादी के पास फिर से जाता है और दादी से बोलता है कि दादी मुझे सारी बात बताओ। तो दादी उसको सारी बात बता देती है। तो विनायक राव जैसा वादा अपनी दादी से किया था दादी को मुक्ति दे देता है उसको जला के। सीन शिफ्ट होता है। विनायक एक सोने का सिक्का लेके अपने शहर वाले घर जाता है और विनायक को देख के सब चौंक जाते हैं क्योंकि विनायक कई सालों बाद अपने घर वापस आया है। उसकी बीवी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। वो बिजनेस गेहूं पीसने का होता है। तो विनायक राव अपनी बीवी से बोलता है हमारी परेशानी के जितने भी दिन थे वो अब सब बदल जाएंगे, मैं सब बदल दूंगा, हम लोग हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। फिर विनायक राव उस पंडित के पास जाता है जिस पंडित से विनायक राव ने बहुत सा कर्जा लिया है। उस पंडित को विनायक राव वो सोने का सिक्का दिखाता है और बोलता है इसकी कीमत कितनी होगी। उसकी कीमत बहुत होती है और वो अपना कर्जा भी उतार देता है। विनायक राव फिर से तुम्बाड जाता है और बहुत से सोने के सिक्के लाके उसको बेच देता है मार्केट में। ऐसे धीमे धीमे करके विनायक राव की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। विनायक राव अपने इस्तेमाल करने की बहुत सी चीजें ले लेता है और विनायक राव अपना घर भी बना लेता है। विनायक राव जिस पंडित को वो सोना बेचता है उस पंडित के मन में भी लालच आ जाती है। तभी वो पंडित विनायक राव के घर में आके विनायक राव से बोलता है विनायक राव तुम अपने काम में मुझे भागीदार बना लो। तो विनायक राव उसको मना कर देता है और वो पंडित वहाँ से चला जाता है। दरअसल उस पंडित के दिमाग में एक प्लान आता है। वो एक लड़की को बहुत सा पैसा दे के उस लड़की से वो पंडित बोलता है कि तुम्हें 2 दिन विनायक राव के साथ रातें बितानी है और ये जानना है कि वो सोना लाता कहाँ से है। वो लड़की ज्यादा पैसे की लालच में विनायक राव को पूरी बात बता देती है कि पंडित ने मुझे भेजा है। तभी विनायक राव एक प्लान बनाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है विनायक राव तुम्बाड पहुँच के वो हवेली पहुँच जाता है पर उसके पीछे वो पंडित भी आता है। पंडित को ये बात नहीं पता कि विनायक राव को सब पता है मेरे बारे में और विनायक राव उस हवेली में जाके वो सब काम करता है जो जरूरी होता है सोने के सिक्के लाने के लिए उस कुएं से। दरअसल विनायक राव को पता है कि पंडित उसको देख रहा है। वो जानबूझ के ये सब काम दिखाता है उसको और विनायक राव उस कुएं में उतर के थोड़ी देर में वापस बाहर आता है और हाथ में कई सिक्के लिए होता है। विनायक राव उस पंडित को वो सिक्के दिखा के अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो पंडित उस कुएं के पास आता है और फिर वो पंडित उस कुएं में नीचे उतरता है। हमें महसूस होता है कि वो पंडित कुएं में नहीं बल्कि एक कोक में उतर रहा है क्योंकि उस कुएं की दीवारें लाल होती हैं। फिर वो पंडित नीचे उतर के चारों तरफ देखता है तो चारों तरफ की दीवारें लाल होती हैं। पंडित की नजर पड़ती है एक बर्तन में। पंडित वो बर्तन खोलता है तो उसमें से
एक अनाज की गुड़िया निकलती है। पंडित वो अनाज की गुड़िया अपने हाथ में लेके देखता है, तभी अनाज की खुशबू हस्तर को लग जाती है और हस्तर उस पंडित को और वो अनाज की गुड़िया को दोनों को खा जाता है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में विनायक वहाँ पहुँचता है और देखता है पंडित की वही हालत है जो उसकी दादी की थी। वो श्राप पंडित को भी लग गया था। विनायक देखता है कि पंडित बहुत ज्यादा मुसीबत में है। खैर, विनायक को याद आता है कि पंडित ने उसकी कभी न कभी मदद की थी, इस वजह से पंडित के वो आग लगा देता है। दरअसल इंसान कभी अमर नहीं होता, इंसान को एक न एक दिन मरना होता है, पर हस्तर का एक श्राप होता है। हस्तर अगर किसी को काट लेता है तो वो इंसान हमेशा जिंदा रहेगा, पर वो जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। दरअसल विनायक की दादी को हस्तर ने ही काटा था, इस वजह से वो मर नहीं सकती और वो हमेशा जिंदा रहती है, पर वो जिंदगी मौत से भी बदतर थी। लालच किसी इंसान को इस हद तक गिरा सकती है कि वो इंसान नहीं अब शैतान बन जाता है। शैतान हर इंसान के मन में होता है, बस उसको देखने की देर है, क्योंकि लालच दुनिया का वो कड़वा सच है जिसको इंसान मानने के लिए कई लोगों की बुराइयां और कई लोगों का नुकसान कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कई साल बाद। हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को। वो बच्चा विनायक का है, पर उस लड़के का एक पैर खराब है। विनायक अपने घर में वो पूरा सेटअप करे है जो उस कुएं में था, और विनायक अपने बेटे को वो सब सिखा रहा है जो वो खुद करता है। दरअसल विनायक अब बूढ़ा हो गया है और विनायक ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा और मेरे बेटे का क्या होगा, वो बेटा जो अपाहिज है। विनायक राव एक दिन अपने बेटे को तुम्बाड ले जाता है और उसको आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है। जब उसका लड़का आटे की गुड़िया बना लेता है तो वो आटे की गुड़िया फेंक देता है। फिर विनायक राव उसको कुएं में उतरने की प्रैक्टिस करवाता है और कुएं में उतरने के बाद विनायक राव बताता है कि तुम्हें अंदर यहाँ आके क्या करना है। तभी विनायक राव का बेटा अपनी कमीज से एक आटे की गुड़िया निकालता है। विनायक राव देख के ये चौंक जाता है। तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है और हस्तर माँ की कोख से बाहर निकल के उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। विनायक राव बहुत मुश्किल से अपने बेटे को लेके उस कुएं से बाहर निकल जाता है और पीछे हस्तर भी आ रहा होता है, पर हस्तर उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि हस्तर को श्राप है कि उस कोख से वो बाहर नहीं निकल सकता। दरअसल वो कुआं और वो गड्ढा उसके लिए एक कोख है, वो उसकी माँ की कोख है। फिर विनायक अपने बेटे को ले जाता है तो विनायक का बेटा बोलता है अगर हम बहुत सारी गुड़िया हस्तर को दे तो हस्तर उस गुड़िया को खाने में बिजी हो जाएगा। जब हस्तर वो आटे की गुड़िया खा रहा होगा तभी हम उसका वो बैग ले लेंगे जिसमें अनलिमिटेड सोना निकलता है। ये बात विनायक को बहुत अच्छी लगती है और विनायक यही करता है। विनायक बहुत सा आटा लेके तुम्बाड पहुंचता है और बहुत सी गुड़िया बनाता है। फिर वो गुड़िया लेके और कुएं में उतरते हैं। विनायक का बेटा सूखे आटे से एक सर्कल बनाता है। दरअसल हस्तर सूखा आटा नहीं छू सकता, पर गीला आटा खुद इंसान ही उसको दे रहे हैं और वो क्यों ना खाए वो आटा, क्योंकि अनाज उसका सबसे फेवरेट चीज है। विनायक और उसका बेटा वो सारी गुड़िया बना के उस हस्तर के सामने डाल देता है। जैसे वो हस्तर देखता है उन सभी गुड़ियाओं को हस्तर एक से कई हस्तरों में बदल जाता है और वहाँ बहुत से हस्तर हो जाते हैं। विनायक ये सब देख के डर जाता है। फिर हस्तर उन लोग के ऊपर भी हमला करते हैं, पर हस्तर सूखा आटा नहीं पार कर सकता तो उनको कुछ नहीं होता। बहुत देर बैठने के बाद विनायक एक फैसला लेता है। फैसला ये होता है कि वो अपना सैक्रिफाइस करके अपने बेटे को बचाएगा। विनायक अपने बेटे को लेके उस कुएं से बाहर निकलने लगता है। उसके पीछे हस्तर भी होते हैं। हस्तर विनायक को काट लेते हैं। विनायक अपने बेटे को बचा लेता है, पर विनायक का वही हाल हो चुका होता है जो उस पंडित का और उसकी दादी का होता है। विनायक अपने बेटे को एक थैली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं, पर बेटे को अब सबक मिल चुका है। लालच बुरी बला है, लालच से किसी का भला नहीं हो सकता। लालच वो अंधा कुआं है जिसमें उतरने का तो रास्ता है पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं। तभी विनायक का बेटा अपने पिता को मुक्ति दे देता है उसको जला के, और वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी हमें सीख दे देती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच की कीमत बहुत बड़ी होती है और उस लालच की कीमत अदा करने में इंसान मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।